हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नगरीय भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व में नगरों का उद्भव एवं विकास के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम ग्रीक एवं रोमन काल के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को 2 पार्ट में बनाया गया है। इसका पहला पार्ट का अलग वीडियो बनाया जा चुका है, उसको आप ज़रूर से देखें। उसमें ग्रीक काल में जो नगरों का विकास हुआ है उसके बारे में बताया गया है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि रोमन काल में किस प्रकार से नगरों का उद्भव एवं विकास हुआ। यूरोप में नगरीकरण की दृष्टि से रोमन काल महत्वपूर्ण काल था। विशाल साम्राज्य की सुरक्षा व्यवस्था संचालन हेतु सड़कों का जाल बिछाने के साथ ही नगरों के चारों ओर दीवारें बनाई जाने लगी थी। इटली के लोम्बार्डी मैदान में आयताकार प्रतिरूप पर कई नगर विकसित हुए, जिन्हें टेरा मारा के नाम से जाना जाता था। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से रोमन साम्राज्य में आयताकार रूप में नगरों का विकास हुआ, और इसमें हम देख सकते हैं कि लोम्बार्डी जो मैदान है उसकी जो स्थिति मानचित्र में कहाँ पर है। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से रोमन युग में भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में नगरों का विकास हुआ और प्रसार हुआ। इसमें हम ये देख सकते हैं कि रोमन युग में जो रोम नगर था उसका अंदर का जो स्वरूप है, उसकी आकारिकी है, उसकी मॉर्फोलॉजी है, वो किस प्रकार की थी। इस स्लाइड को देखने से ये स्पष्ट होता है कि उस समय भी नगरों का जो नियोजित विकास है वो लगभग प्रारंभ हो चुका था। ये सभी नगर सुरक्षा की दृष्टि से आयताकार खाई से घिरे हुए थे। 700 ईसा से 500 ईसा पूर्व के मध्य यूरोप में नगरीय विकास का केंद्र धीरे धीरे यूनान से इटली की ओर स्थानांतरित होने लगा था। यहाँ एट्रुस्कन काल के लोगों ने कई नगर बनवाए। इसका प्रभाव प्रायद्वीपीय इटली के उत्तरी भाग, उत्तरी स्विट्जरलैंड एवं दक्षिणी जर्मनी तक होने लगा था। रोमन लोग कुशल प्रशासक, कुशल इंजीनियर एवं नगर निर्माता थे, लेकिन ग्रीक लोगों जैसी दार्शनिकता का उनमें अभाव था। यानी कि ये लोग अच्छे प्रशासक भी थे, कुशल इंजीनियर भी थे, नगर नियोजन का इनमें दूरदर्शिता थी, लेकिन जो दार्शनिकता ग्रीक लोगों में देखने को मिलती थी वैसी इनमें नहीं थी। उन्होंने व्यापार को प्रोत्साहन दिया एवं नगरों में एकत्रित होने वाली जनसंख्या की समस्याओं को भी हल करने का प्रयत्न किया। इसके अलावा उन्होंने नगर में जल प्रवाह व्यवस्था, भूमिगत सीवर व्यवस्था, पत्थर से निर्मित सड़क मार्ग आदि सुविधाओं का विकास भी नगरों में किया। नगरों का विकास चौपड़ या जाल से सदृश्य योजना के आधार पर किया जाने लगा था। ऐसे नगरों को ज्यामितीय नगरों का भी नाम दिया गया। अगस्टस के काल में अकेले इटली में ही 400 से अधिक नगर बसाए गए। साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से अनेक दुर्ग नगरों की स्थापना भी की गई थी। कई नगर सैनिक छावनी के निकट विकसित हुए। उनके नाम के अंत में कास्टर या चेस्टर लगता था, जैसे लंकास्टर, विनचेस्टर आदि। रोमन लोगों ने फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन आदि क्षेत्रों में नवीन नगरों की स्थापना कर यूरोप महाद्वीप में नगरीकरण को काफ़ी बढ़ावा दिया था। इसी काल में लंदन, ट्यूरिन, ब्रुसेल्स, पेरिस, यॉर्क, कोलोन, स्ट्रासबर्ग, वियना इत्यादि नगरों का जन्म हुआ।
रोम के शासक सर्वियस टूलियस ने नगरों के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया। इसी समय राजमहल की स्थिति कैपिटोल पहाड़ी पर होती थी। 500 ईसा पूर्व में दीवार का निर्माण करते समय निकटवर्ती 7 पहाड़ियों का अधिकांश भाग इसमें सम्मिलित कर लिया गया था। इसी कारण से रोम को 7 पहाड़ियों का नगर अर्थात 7 हिल्स के नाम से भी जाना जाता था। टाइबर नदी के उपजाऊ मैदान में बसे रोम का शाब्दिक अर्थ नगर के आसपास टाइबर नदी द्वारा निक्षेपित उपजाऊ लाल मिट्टी से है। प्रारंभिक रोम नगर पहले पेलेंटाइन पहाड़ी से घिरे हुए एक छोटे वर्गाकार क्षेत्र में ही बसा हुआ था। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं स्लाइड में पेलेंटाइन पहाड़ी की स्थिति और उसके आसपास पहाड़ियों की स्थिति। इसमें हम देख सकते हैं कि जो प्रारंभिक रोम नगर था वो पेलेंटाइन पहाड़ी पर उसकी जो बसावट है वो किस प्रकार की थी। इस स्लाइड में हम लंदन और पेरिस नगरों की स्थिति को देख सकते हैं। इसी प्रकार इस स्लाइड में कोलोन शहर और ब्रुसेल्स शहर की भी स्थिति को हम देख सकते हैं। रोमन लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके द्वारा विकसित विशाल राजधानी रोम था। अभिजात वर्ग, शासक वर्ग एवं सैनिक क्षमता के कारण ही यह एक बड़े आकार का वैभवशाली नगर बन चुका था। उस समय इसकी जनसंख्या संभवतः 10 लाख रही होगी एवं 23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार था। नगरों में जनसंख्या की अधिकता के कारण इंसुला का भी विकास हुआ। लकड़ी से निर्मित इन बहुमंजिला भवनों में रोमन समाज के गरीब लोग निवास करते थे और इन्हीं लकड़ी निर्मित भवनों को इंसुला के नाम से जाना जाता था। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि इंसुला देखने में किस प्रकार के लगते थे। यहाँ पर सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र डलोस था, जिसके द्वारा अनाज, विलासिता की वस्तुएं और गुलामों का व्यापार बड़ी मात्रा में किया जाता था। कोलोन, बेलग्रेड और यार्क आदि उस समय के प्रमुख नगर थे। इस प्रकार रोमन काल में नगरों का विकास पिरामिड की भांति हो गया था। सबसे छोटे स्तर पर सैनिक नगर, मध्यम स्तर पर व्यापारिक नगर तथा सबसे बड़े स्तर पर नगर राजधानी नगरों का विकास हुआ था। किंग सीजर के शासनकाल में रोमन नगरों में 4000 से भी अधिक इंसुला थे तथा प्रत्येक इंसुला में 200 से भी अधिक व्यक्ति निवास किया करते थे। वहीं दूसरी ओर शासक वर्ग के लिए 1800 से भी अधिक राजमहल थे। रोमन साम्राज्य के अंतिम काल में कुस्तुनतुनिया तथा बाइजेंटियम नगरों का विकास भी हुआ। इसी प्रकार रोमन काल में अनेक नगर बंदरगाहों के रूप में भी विकसित हुए, जैसे टाइबर नदी पर ओस्टिया, नेपिट के निकट पुटियोली, दक्षिणी पूर्वी स्पेन में कार्थागो नोवा और लाल सागर के किनारे मायोस, हरमोस, अक्सिनो तथा बेरेनिस नगर बस चुके थे। इस स्लाइड में हम कोलोन, बेलग्रेड और यार्क नगरों की आंतरिक संरचना किस प्रकार की थी उसका थोड़ा सा जायजा ले सकते हैं। अब हम देखते हैं रोमन नगर नियोजन की क्या क्या विशेषताएं थी। इस समय नगरीय प्रसार नदी घाटियों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी धीरे धीरे होने लगा था। उपजाऊ मैदानों के स्थान पर नगरों की स्थितियां व्यापार, उपनिवेशीकरण एवं सामरिक महत्व को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाने लगी थी।
इसी प्रकार नगरों का विकास नगर राज्य राजधानी के रूप में भी होने लगा था। इसी समय अगोरा, केंद्रीय बाजार, एक्रोपोलिस, दुर्ग, फोरम अर्थात सभा स्थल, भव्य प्रासाद, बाजार, नगर आदि का विकास भी होने लगा था। परकोटा, मुख्य द्वार, परकोटे के चारों ओर खाई आदि नगरों की आकारिकी अर्थात अर्बन मॉर्फोलॉजी के प्रमुख तत्व थे। राजधानी नगरों को छोड़कर अन्य नगर आकार में बहुत छोटे हुआ करते थे। यूरोप से एशिया तक ग्रिड विन्यास पर आधारित नगरीय विकास होने लगा था। नगरों में सार्वजनिक भवनों, सड़कों तथा नागरिक सुविधाओं एवं नगर के सौंदर्यीकरण पर भी अधिक ध्यान दिया जाने लगा था। इसी प्रकार गंदी बस्तियों के रूप में इंसुला जैसे क्षेत्र भी अस्तित्व में आ चुके थे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नए वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज्योग्राफी विद शेख को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।